हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग एट्योरा। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी फ्रॉम अल्फ़ाबेट ए टू बी। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस दैट सीरीज and we are going to do alphabet C, D and E today. Okay, so let's start. Okay, so this video is basically about important economics terminology. Okay, important economics term that you must know, being socially aware, uh, for being socially aware. Okay, so the economics terms, starting from alphabet C. Okay, we have first term as capital. ठीक है, capital क्या है? Capital is anything which is money or asset put in business or economic use. Okay, so capital is nothing but anything which is put in use of business or in economic use is termed as capital. ठीक है, कुछ भी हो सकता है हमारा, मनी है, मशीनरी है, रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, अगर आप एक पेंसिल जो है उसको भी बिजनेस में यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपका कैपिटल होगा। ओके, सो एनीथिंग विच इज़ पुट इन बिजनेस यूज इज कॉल्ड एज कैपिटल। ओके, सेकेंड वी हैव कैपिटल गेन्स। ओके, कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल असेट्स। ठीक है, कैपिटल असेट्स क्या होते हैं? वो असेट्स जो हमारे 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होते हैं और बेसिकली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज़ अकर्ड फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल असेट्स, लाइक शेयर्स के सेल से अगर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा? कैपिटल गेन्स। ठीक है, प्रॉपर्टी की सेल से हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमारा हो जाएगा कैपिटल गेन। ओके, तो कैपिटल गेन क्लियर हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या है? टेक्निक विच इन्वॉल्व्स कैपिटल असेट्स मोर देन लेबर कैपिटल। ठीक है, लेबर असेट्स। तो कैपिटल टेक्निक विच इन्वॉल्व्स कैपिटल असेट्स मतलब जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे एज़ कम्पेयर टू लेबर। लेबर हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करें पर हम मशीनरी से ज़्यादा काम करवा रहे हैं, तो ऐसा टेक्निक जो होगा काम करवाने का, प्रोडक्शन का, उसको हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ कैपिटल मार्केट। ओके, कैपिटल मार्केट को हम मार्केट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ भी बोल सकते हैं। सो मार्केट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ विच बेसिकली इन्वॉल्व्स शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। ठीक है, जो हमारा शेयर मार्केट है उसको हम कैपिटल मार्केट भी कह सकते हैं। ओके, वी आर डूइंग दीज टर्म्स फास्टली सो दैट वी कैन कवर मोर एंड मोर। ओके, next we have is capitalism. What is capitalism? Capitalism is a free market system, ठीक है, built on private ownership where the control lies in the hands of businessmen or proprietors. Okay, तो capitalism is a free market system जहाँ पे कैपिटलिज्म क्या होगा? वो मार्केट जहाँ पे जो मेन ओनरशिप है या जो मेन पावर है वो किसके हैंड में होगी? जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे पावरफुल प्लेयर्स हैं मार्केट में, जिनके पास पैसा है। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट मार्केट जैसे हमारा अमेरिका कंट्री जो है वो हमारा कैपिटलिस्ट मार्केट है। ठीक है, जहाँ पे मेन पावर जो है पूरे मार्केट को, इकोनॉमी को चलाने की, वो किसके हाथ में है? बिजनेसमैन्स के हाथ में या जिनके पास पैसे हैं उनके हाथ में। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी में जो पुअर होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो पॉलिसीज़ होती है वो कैपिटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ कार्टेल। So cartel is basically an agreement among 2 or more firms. ठीक है, तो कार्टेल क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है 2 या उससे ज़्यादा फर्म्स के बीच में। किससे रिलेटेड? प्राइस से रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई आउटपुट है, आउटपुट प्रोड्यूस करने से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, फिक्सिंग प्राइसेस और अमाउंट ऑफ आउटपुट, तो कितना अमाउंट में आउटपुट बनाना है, प्रोडक्शन करना है, या फिर एक जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कितना होना चाहिए। जब सारे जो मार्केट के फर्म्स हैं वो मिलके डिसाइड करेंगे तो उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं कार्टेल। ठीक है, ये बेसिकली हमारी ओलिगोपॉली मार्केट में देखने के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव एज द टर्म सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक, अब ये सीबीआई नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक मतलब मेन बैंक, जो हमारा एक इकोनॉमी में सिर्फ एक होता है और उसका मेन काम क्या होता है? सारे जो बैंक्स हैं हमारी कमर्शियल बैंक, उसको
गाइड करना, उसको रेगुलेट करना, और सबसे मेन काम होता है करेंसी प्रिंटिंग का, ठीक है। तो ऐसा बैंक जो किसी एक इकोनॉमी में करेंसी प्रिंट करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक। हमारे इंडिया में क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही यूएस में क्या है, फेडरल रिजर्व, ठीक है, द फेडरल रिजर्व। तो ये हमारा सेंट्रल बैंक है यूएस का, ओके। तो ये हो गया सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट वी हैव टर्म एज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी इज़ अ टर्म विच डज नॉट टेक पार्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो एक इकोनॉमी जो क्लोज्ड इकोनॉमी हम किसको कहेंगे, वो इकोनॉमी जो सिर्फ अपने आप में ट्रेड करता है, नेशनल ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसमें हम जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसको इंक्लूड नहीं करते। जब हम इंक्लूड नहीं करते तो इस इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। ये एकदम ऑपोजिट है ओपन इकोनॉमी का, जिसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंक्लूड होता है, ओके। सो क्लोज्ड इकोनॉमी इज़ डन। नेक्स्ट वी हैव एज कोलेट्रल, ठीक है। कोलेट्रल कैन बी टर्म्ड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो कोलेट्रल क्या होता है, असेट प्लेस्ड बाय अ बोरोअर दैट मे बी सीज्ड बाय अ लेंडर टू रिकवर द वैल्यू ऑफ लोन, ठीक है। तो अगर आप एक लोन लेने जाते हो तो आप जो लोन प्रोवाइड कर रहा है उसको, लोन के बदले में आप कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो। मान लो आपने घर के पेपर्स दे दिए उनको, तो वो घर के पेपर्स क्या हैं, आपके लोन के बदले कोलेट्रल हैं, ठीक है, कोलेट्रल सिक्योरिटी है। कि अगर आप वो लोन, जैसे आपने 40 लाख का लोन लिया उसके बाद घर के पेपर के बदले, तो अगर आप 40 लाख रुपए का लोन देने में अनेबल हो, आप नहीं दे पा रहे हो, तो वो घर के पेपर्स उनके हो जाएंगे और वो घर बेच करके वो अमाउंट जो है रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे सिक्योरिटीज़ को हम क्या कहते हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी, ओके, या कोलेट्रल। सो नेक्स्ट टर्म वी हैव इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, गुड्स दैट आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, ठीक है। ऐसे गुड्स, ऐसे कोई दो गुड का पेयर जो एक साथ यूज़ होते हैं एक पर्टिकुलर वांट को, एक पर्टिकुलर डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा कार एंड पेट्रोल, ठीक है। कार और पेट्रोल एक साथ यूज़ होंगे। अगर पेट्रोल वाली कार है तो डीजल और पेट्रोल एक साथ यूज़ होंगे, अगर पेट्रोल डीजल वाली कार है तो, ठीक है। कार के बिना पेट्रोल का कोई यूज़ नहीं है, और ऐसे ही पेट्रोल के बिना कार का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो वो दोनों एक साथ यूज़ होंगे। ऐसे ही चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, अगर ब्लैक बोर्ड है, चॉक नहीं है लिखने के लिए, तो ब्लैक बोर्ड वेस्ट है, और अगर चॉक है, ब्लैक बोर्ड नहीं है लिखने के लिए, तो चॉक वेस्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ओके। ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी काम के नहीं है। जैसे कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ भी जाएँ तो जब चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है तो उसको ख़रीदेगा कौन, कंज्यूम कौन करेगा, ठीक है। इसलिए अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना पॉपुलर नहीं हो रहा, पर फ्यूचर है इसका बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप इस पर काम करना चाहते हो, आपके मन में कोई प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड, सो यू कैन डू दैट, ओके। सो नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ क्रेडिट, द लोन टेकन और लोन डिलेड, ठीक है। तो क्रेडिट क्या होता है, कोई लोन हमने लिया है, लोन लेने को, या लोन में कोई डिले हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। सिंपली एक टर्म है क्रेडिट, इसका मतलब होता है लोन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लेंडिंग मनी एंड मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। इट इज़ मेनली डन बाय कमर्शियल बैंक्स, जो हमारे एसबीआई है, बीओआई है, पीएनबी है, ऐसे बहुत से कमर्शियल बैंक है। तो ये क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं। ये लोन प्रोवाइड करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लेंडिंग मनी, ठीक है। मनी को लोन की तरह प्रोवाइड करना और उससे प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन इज़ डन। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ क्रेडिटर। नाउ हु इज़ क्रेडिटर? Creditor is one who takes loans, okay. So it is nothing but a person who takes loans, okay, will be termed as creditor, okay. Next we have is currency peg, okay. So what do we mean by currency peg? So when a country fixes the exchange rate of its currency against other currency or currencies, is the process in which the currency is fixed in terms of foreign currency is called as currency peg, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पेगिंग, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि कंट्री जो, जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया अगर INR की वैल्यू डॉलर में फ़िक्स करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, करेंसी पेग, ठीक है। अगर ऐसे हम अपना वैल्यू जो है येन में फ़िक्स कर रहे हैं, जैसे 1 रुपीज़ इक्वल टू 1.5 येन, ओके, जापनीज़ येन, तो ये क्या हो जाएगा, करेंसी पेग, एंड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज पेगिंग, ओके।
Next term we have is cost of capital. So cost of capital is mainly the amount a firm must pay to the owners of capital. अगर आप बिज़नेस में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, सबसे बड़ी बात, अगर आप बिज़नेस में पैसा लगा रहे हो तो बिज़नेस जो होता है वो एक अलग टर्म है, आप जो हो एक अलग टर्म हो, ठीक है। तो अगर आपका पैसा ही बिज़नेस में है, आप ही उस पैसे के, उस बिज़नेस के ओनर हो, तो बिज़नेस लायबल है आपको पे करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे आप और बिज़नेस दो अलग अलग एंटिटी हैं। बिज़नेस में जो पैसा है वो बिज़नेस का है और आपका जो पैसा है वो आपका है। तो बिज़नेस जो ओनर को पैसा देता है as interest on capital, that interest on capital is termed as cost of capital, ठीक है। कैपिटल पे जो कॉस्ट आता है, ओके। सो वी आर डन विद अल्फ़ाबेट सी, ठीक है। सारे टर्म्स कंप्लीट हो गए अल्फ़ाबेट सी के। तो ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यू मस्ट नो अबाउट दिस, ओके। सो नाउ मूविंग टू अल्फ़ाबेट डी। अल्फ़ाबेट डी से कौन कौन से टर्म स्टार्ट होते हैं? सो फर्स्ट इज़ डेड वेट लॉस और कॉस्ट, ठीक है। व्हाट इज़ डेड वेट लॉस्ट? तो डेड वेट लॉस्ट क्या होता है? जब मार्केट में बहुत इनएफिशिएंट सिचुएशन होता है, सप्लाई और डिमांड जो है वो मैनेजेबल नहीं होते, तो जो सिचुएशन होता है जब सप्लाई डिमांड एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे नहीं है, ठीक है, तो उससे जो सिचुएशन क्रिएट होता है मार्केट में, वो इनफेक्टिव सिचुएशन जो है ये हमारा डेड वेट लॉस क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कॉस्ट टू कंज्यूमर। और जो ये सिचुएशन होता है इनएफिशिएंट, ये जो बियर किसको करना पड़ता है? कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो वो कॉस्ट या वो इनएफिशिएंट सिचुएशन जो कंज्यूमर बियर करता है, ठीक है, उसको ही हम कहते हैं डेड वेट लॉस, ठीक है। इट मेनली अकर्स ड्यू टू इनएफिशिएंट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ओके। नेक्स्ट टर्म वी हैव एज डेट। डेट क्या होता है? डेट इज़ बेसिकली अमाउंट टेकन एज लोन, ठीक है। कुछ भी पैसा अगर आप लोन में लेते हो तो उसको हम डेट कहते हैं, ठीक है, इन फाइनेंशियल टर्म्स, ओके। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ डिफ़ॉल्ट। व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट? डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है, डिफ़ॉल्ट है फेलियर टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट। आपने एक एग्रीमेंट करा और आप उस एग्रीमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो आप ये जो प्रोसेस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? डिफ़ॉल्ट। और आप क्या कहलाओगे? डिफ़ॉल्टर, ओके। तो ये अगर हम लोन के टर्म में बात करें, तो आपने कोई लोन लिया है, आपने बोला कि अच्छा मैं 31 मार्च को पे कर दूंगा, और 31 मार्च को आप अवेलेबल नहीं हो या आप एबल नहीं हो वो लोन पे करने के लिए, तो ये आप क्या कहलाओ? ये आपका क्या हो जाएगा? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट टू पे द लोन, ठीक है। सिंपली फेलियर टू पे द लोन और इंटरेस्ट एट अ शेड्यूल टाइम इज टर्म्ड एज डिफ़ॉल्ट, ओके। तो कहीं पे भी इनकेपेबिलिटी या इनएबिलिटी है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट। Next term we have is deficit, okay, deficit. So a loss situation when the money goes is more than the money comes, okay. जितना पैसा जा रहा है वो ज़्यादा है किससे? जितना पैसा आ रहा है उससे, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन या हम डेफिसिट को सिंपली बोल सकते हैं क्या है? लॉस, ठीक है, लॉस। अब लॉस किसी भी टर्म में हो सकता है, और मेनली लॉस कब होगा? जब हमारे पास जितना पैसा आ रहा है वो क्या हो? कम हो। किससे? जितना पैसा जा रहा है, जितना आप पेमेंट कर रहे हो वो ज़्यादा है और जितना आपको रिसीव हो रहा है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होते हैं डेफिसिट के, जैसे कि बजट डेफिसिट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है, और बहुत तरीके के डेफिसिट्स होते हैं, ओके। तो ये बेसिकली क्या होता है? लॉस होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म विच इज़ डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है? ठीक है, ध्यान से समझना क्या होता है। तो डिफ्लेशन इज़ अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये जस्ट ऑपोजिट है किसका? इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो जब किसी आउटपुट के या किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में कॉन्स्टेंटली फॉल होता रहता है कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक, ठीक है, कॉन्स्टेंटली फॉल होता रहता है, ठीक है, तो इस फॉल को हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन, ठीक है। ये ऑपोजिट है जैसे इन्फ्लेशन का, ठीक है, जिसमें क्या होता है? प्राइस जो है हाई होता रहता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो ये डिफ्लेशन हो जाता है विच इज़ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कंटिन्यूस फॉल होगा ये, इसी को हम कहते हैं डिफ्लेशन। इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। डोंट कन्फ्यूज बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन होता है डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ वन इकोनॉमिक सेक्टर और विद द फॉल इन द इन्फ्लेशन रेट, ओके। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट में फॉल आना,
ठीक है। इन्फ्लेशन रेट में अगर फॉल आ रहा है या प्राइस में फॉल हो रहा है किसके, किसी एक इकोनॉमिक सेक्टर के, मान लो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें फॉल हो गया, उसके प्राइस में फॉल हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। अभी ध्यान रखो कि डिसइन्फ्लेशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में होगा या फिर हमारे इन्फ्लेशन में कुछ कमी हो गई तो उसमें उस कमी को हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। पर हमारा डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन होता है जनरल फॉल इन प्राइस लेवल, ठीक है, सारे सेक्टर को मिला करके और कंटिन्यूस टाइम को मिला करके, ठीक है। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे मान लो अक्टूबर में 9% था इन्फ्लेशन और जो कि दिसंबर में 8% हो गया, तो 1% का जो डिक्रीज़ हुआ है ये हमारा क्या है, डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। तो डिसइन्फ्लेशन ये होता है जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, डिफ्लेशन जस्ट ऑपोजिट है इन्फ्लेशन का, ठीक है। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ डिमांड। डिमांड बहुत फेमिलियर है। डिमांड क्या होता है, इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो ये डिमांड सिर्फ ये नहीं होता कि आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है, आपका विलिंगनेस है। डिमांड होता है जब आपका विलिंगनेस है और आपके पास एबिलिटी है उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, कि अगर आप बोल रहे हो कि हाँ आई वॉन्ट टू बाय दिस आइसक्रीम, सो यू शुड हैव मनी टू बाय दैट पर्टिकुलर आइसक्रीम, ओके। सो अगर आपके पास एबिलिटी है और विलिंगनेस है तो टू परचेज अ पर्टिकुलर कमोडिटी, दैट विलिंगनेस इज़ कॉल्ड एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स टर्म्स, ठीक है। जनरल टर्म में तो हम कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर विद टाइम, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, अ फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट्स, ठीक है। तो टेंजिबल असेट्स मतलब कि हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, टेंजिबल असेट मतलब वो एसेट जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, तो उसकी वैल्यू में जब फॉल आता है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीट, मतलब टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई या फिर वो उसमें घिसावट वगैरह हो गया, ठीक है, ठीक है, कहीं से थोड़ा बहुत टूट गया, तो इस वजह से जो डेप्रिसिएशन आता है। आपने आज एक फ़ोन ख़रीदा तो अगर आप 1 साल बाद उसका वैल्यू चेक करो, भले ही आपने उसको पूरा संभाल के रखा है, डब्बे में पैक रखा है, तो फिर भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपने 10,000 का ख़रीदा है तो अगले साल आप उसको 4,000 का ही बेच पाओगे, ठीक है, आप उसको ज़्यादा का नहीं बेच पाओगे। तो 4,000 का क्यों बेच पा रहे हैं, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। तो टेक्नोलॉजी जो पुरानी हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज़ नेचुरल, ठीक है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव इज़ डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन इज़ फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेनली डन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में फॉल होता है और कौन करता है, गवर्नमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन, ठीक है। डीवैल्यूएशन किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ करेंसी से, पर डेप्रिसिएशन किससे रिलेटेड है, सारी चीज़ों, सारे टेंजिबल असेट्स से, ठीक है। So don't confuse between depreciation and devaluation, okay. Next term we have is depression, okay. So depression, a long period of recession in economic activity may occur for 1 to 2 years, okay. So a long period of recession in economic activity, अब जब लॉन्ग पीरियड हो जाएगा किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में फॉल हो रखा है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल ही नहीं रही, ठीक है, जैसे कि हमारी कोरोना की वजह से क्या हुआ, 1 साल या पिछले 1.5 साल से जो है पूरा मार्केट स्लो डाउन हो रखा है, ठीक है। किसी भी सेक्टर में जो है डिमांड वो क्रिएट नहीं हो रहा, तो डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा तो लोग जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोड्यूस क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड जो है अभी वाला कोविड वाला, और डिप्रेशन क्या होता है, एक मास स्केल पे होता है, ठीक है, एक कंट्री में नहीं होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे होता है। तो अगर हम कोरोना वायरस की बात करें और इसकी वजह से एक मार्केट इम्पैक्ट की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिप्रेशन। तो कोरोना की वजह से जो मार्केट सिचुएशन में हो रहा है अभी स्लो डाउन, ये हमारा क्या है, डिप्रेशन, ठीक है। ये 1 to 2 ईयर्स के लिए होता है। रिसेशन जो है वो छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में होता है और किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है। पर डिप्रेशन जो है वाइडर कॉन्सेप्ट है, पूरे लार्ज स्केल पे होता है, सारे सेक्टर्स में होता है और थोड़े ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स इज़ अ टैक्स लिवाइड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है, विच इज़ डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट। कोई भी टैक्स जो आपके ऊपर लिवाइड है, आपके ऊपर आपको देना है, ठीक है, और आप जो है वो किसी मीडिएटर को नहीं दे करके आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो वो टैक्स हमारा क्या कहलाएगा,
डायरेक्ट टैक्स। ओके, इसमें एग्जांपल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है, इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। ओके, सो इफ़ यू वांट टू स्टडी डायरेक्ट टैक्स इन डिटेल, सो आई हैव अपलोडेड अ वीडियो, और ठीक है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जा कर के, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म वी हैव इज डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम, a situation when demand and supply in an economy are not stable. Okay, so a situation when demand and supply are not stable, मतलब जब इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब सप्लाई और डिमांड इक्वल होते हैं, तो डिसइक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई जो है वो डिमांड कहीं जा रहा है, सप्लाई कहीं जा रहा है, ठीक है, दोनों में कोई बैलेंस नहीं है, तो वो इम्बैलेंस का जो सिचुएशन है वही हमारा क्या है, डिसइक्विलिब्रियम, जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, so that term will be, yeah, that situation will be termed as disequilibrium. Now moving to next term, which is dividend. Okay, so dividend is basically the profit paid to shareholders from company's profit. Okay, so जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, ठीक है। और शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट किस पे मिलेगा, शेयर्स पे, तो हम कह सकते हैं कि इनकम ऑन शेयर्स, इनकम ऑन शेयर्स इज कॉल्ड एज डिविडेंड, ठीक है। तो शेयर्स पे जो भी इनकम मिलेगा उसको हम कहेंगे डिविडेंड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म विच इज़ डंपिंग। डंपिंग क्या होता है, सेलिंग समथिंग और फॉर लेस देन द अमाउंट अकर्ड इन प्रोड्यूसिंग इट। डंपिंग क्या होगा, डंप आप किसको करते हो, डंप मतलब उसको कूड़े में फेंक देना, ठीक है। तो जब आप किसी सामान को बना रहे हो, मान लो आपने 100 रुपये का बनाया, ठीक है, और आप उसको बेच रहे हो ₹4.50 और ₹4.70, तो 30 रुपीज़ का जो लॉस हो रहा है, ठीक है। आपने उसको बनाया 100 रुपये का, आप उसको बेच रहे हो 70 रुपये का, ठीक है। तो ये जो गैप है या ये जो बेचना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डंपिंग। ओके, when you are selling a product less than its production cost. Okay, so we are done with alphabet D also, and I have a diagram of dead weight loss here. Okay, आप देख सकते हो डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस क्या होता है, ये वाला जो ब्लैक आप देख रहे हो एरिया, ये है डेड वेट लॉस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट डिसइक्विलिब्रियम की वजह से ये आपका डिमांड सप्लाई इक्वल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिमांड है और यहाँ पे सप्लाई है, तो ये बीच वाला जो गैप क्रिएट हो रहा है यही हमारा क्या है, डेड वेट लॉस। और ये मेनली किसको अकर होता है या किसको देना पड़ता है, ये कंज्यूमर्स को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन होता है डेड वेट लॉस का, ये पूरा, ठीक है। सो वी आर डन विद अल्फ़ाबेट डी ऑल्सो। नाउ मूविंग टू अल्फ़ाबेट ई। ओके, सो अल्फ़ाबेट ई, सबसे पहले हमारा टर्म है अल्फ़ाबेट ई में इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली अ स्टडी ऑफ वेलफेयर or a study which describes that how the unlimited wants of humans can be satisfied with the limited or scarce resources. इकोनॉमिक्स हम मेनली पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं वो कम है, और जो हमारी डिमांड है या जो हमारा पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इकोनॉमी की जो ये अनलिमिटेड डिमांड्स हैं, हम इसको कैसे फुलफ़िल करें, इसी को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली अ स्टडी ऑफ fulfilling the unlimited demand with the scarce or limited resources. तो अगर आपसे कोई पूछे what is economics, तो आप कह सकते हो it is basically a study. Okay, now moving to next term which is economy. Okay, so now we have two different terms, don't confuse between them. First is economics and second is economy. Okay, economics is a study and economy is a place. Okay, so economy is a place where people live and earn their livelihood. It can be a country or a small area. ठीक है, अगर आप एक एरिया में रह रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, क्या, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं और हम वहाँ पे रह करके अर्न कर रहे हैं अपना लाइवलीहुड, मतलब खाने पीने के लिए सामान, और रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमी। सो वी कैन से एज इकोनॉमी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, जापानीज़ इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी या रशियन इकोनॉमी, बहुत सारी इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं और अपना लाइवलीहुड जो है उसको ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ इकोनॉमिक इंडिकेटर। इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, बेसिकली इंडिकेटर होता है जो किसी चीज़ को बताता है, ठीक है। तो अ स्टैटिस्टिक्स यूज्ड फॉर जजिंग द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी सच एज जीडीपी पर हेड और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन।
तो कोई भी ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर जो हमारे किसके लिए यूज़ हो रहा है, हेल्थ को मेजर करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में कैसा हेल्थ सिचुएशन है उसको मेजर करने के लिए जो हम स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जीडीपी पर हेड होता है। दूसरा मेजरमेंट हो सकता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जितना ज़्यादा होगा हेल्थ सिचुएशन उतनी ख़राब होगी, ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा होगा लोग उतना कम कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है, मेनली ये माना जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर इकोनॉमिक इंडिकेटर। ओके, नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ इकोनॉमिक सैंक्शन। इकोनॉमिक सैंक्शन क्या होता है? इकोनॉमिक सैंक्शन होता है बेसिकली रिस्ट्रिक्शन। ओके, so one or more restriction are imposed on international trade with the targeted country in order to persuade the target's government to change a policy। क्या मतलब हुआ इसका? इकोनॉमिक सैंक्शन क्या है? कोई अगर आप सैंक्शन लगाते हो, कोई एक कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री पे सैंक्शन लगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सैंक्शन लिवाइड ऑन ईरान बाय यूएसए। तो अभी क्या हुआ था, कुछ साल पहले यूएसए ने जो है ईरान पे सैंक्शन लगा दिया था, ठीक है। सैंक्शन लगाने का क्या मतलब है कि उसने उसके ऊपर एक बैन लगा दिया कि अब ईरान से जो कोई भी कंट्री जो है वो ट्रेड नहीं कर सकती, ठीक है। ट्रेड नहीं कर सकती का क्या मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो पहले ईरान से बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता था, ठीक है। तो जब यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया ईरान के ऊपर, तो हमारा जो हमें ऑयल इंपोर्ट जो हम करते थे वो हमें ईरान से सऊदी पे शिफ्ट होना पड़ा। तो अभी हम जो मेजर ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो हम सऊदी से करते हैं, जो हम पहले ईरान से करते थे। तो जब भी कोई इकोनॉमिक सैंक्शन लगता है किसी भी कंट्री पे, तो कोई दूसरी कंट्री उस कंट्री से ट्रेड नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को बैन करता है बेसिकली, ठीक है। और ये करा क्यों जाता है कि जब कोई कंट्री या जब कोई कंट्री जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है उसको फॉलो नहीं कर रही होती, ठीक है। तो अभी सैंक्शन लगाया था यूएसए ने ईरान के ऊपर, जो अभी तक लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज़ एक्सपोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट टर्म इज़ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट्स होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री। ओके, तो एक्सपोर्ट क्या है? हम इंडिया से कोई भी सामान बाहर भेज रहे हैं तो हमारा ये क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट्स। अभी हमने कोरोना वायरस वैक्सीन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करी थी, ठीक है। और वैक्सीन मैत्री मिशन जो था हमारा, उसके लिए मतलब ये मिशन का नाम था जब हमने एक्सपोर्ट करे थे बहुत सारे वैक्सीन्स, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? रनिंग बिजनेस विच इज़ बेस्ड ऑन एन इनोवेटिव आइडिया, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में मेन डिफरेंस जो है वो आइडिया का होता है। बिजनेस जो है वो एक कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। आपने कुछ नया नहीं करा होता, आपको इंसेस्टर से मिला होता है और आपने उसको कैरी फॉरवर्ड करा है, उसको बढ़ाया है, ठीक है। पर अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? जब आप एक बिज़नेस रन कर रहे हो जो कि आपने खुद से इस्टेब्लिश करा है, विच इज़ बेस्ड ऑन एन इनोवेटिव आइडिया, जो इससे पहले कभी भी नहीं था। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं ओयो रूम्स का, ठीक है। ओयो रूम्स जो है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप है। उससे पहले ऐसा कोई भी हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम या ऐसा कोई भी ऐप वगैरह नहीं था, ठीक है। तो वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है जो हमारे इनोवेटिव आइडिया पे बेस्ड होता है। Okay, now moving to next term which is exchange rate. Okay, so rate at which value of domestic currency is converted in terms of foreign currency. कोई भी ऐसा रेट जिस पे डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू फिक्स करा जाता है या कन्वर्ट करा जाता है फॉरेन करेंसी में, जैसे कि हमारा 75 रुपीज़ इक्वल्स टू $1, हमारा 1 रुपीज़ इक्वल टू 1.5 जापानीज़ येन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एक्सचेंज रेट। ये सारे क्या हैं? एक्सचेंज रेट। ओके, now moving to next term which is externality. What is externality? externality क्या है? कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट ऑन an economic activity that affect people who are not involved in that economic activities and it is not in the terms of money, ठीक है। तो एक्सटर्नलिटी क्या होता है? सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो एक्सटर्नलिटी होता है कोई भी बिजनेस है, मान लो, ठीक है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, अब एनवायरमेंटल अफेक्ट होता है हमारे डीजल या पेट्रोल वाले कार से, ठीक है। जब डीजल और पेट्रोल वाले कार हमारे मार्केट में चलते हैं या हमारे रोड्स पे चलते हैं तो उससे क्या होता है? प्रोडक्शन तो हो रहा है, ठीक है, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। पर इसके अलावा मनी के टर्म में जो हम मेजर नहीं कर सकते वो क्या होता है? पोल्यूशन। तो पोल्यूशन जो है वो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है फ्रॉम
डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। पोल्यूशन से क्या होता है, जो वहाँ के लोग होंगे, जो जैसे दिल्ली के लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, दिल्ली के लोगों को सफ़र करना पड़ता है, उनका हेल्थ ख़राब होता है, ठीक है, उनके लंग्स या बहुत सारी उनको एस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब क्या है, इसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। ऐसे टर्म्स को जिसको हम मेजर नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, या फिर उससे डायरेक्टली जो है वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ आपने हमें हार्म करा है कार कंपनीज़ को जा कर के, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, पर वो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे अफेक्शन को, ठीक है, जो डायरेक्टली हमारे लिए नहीं होता पर कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल है तो यहाँ पे है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं तो वो मेनली आएंगे किसके लिए, और डीजल या पेट्रोल व्हीकल्स को रिप्लेस करने के लिए और हमारे रोड वगैरह पे चलने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। पर उससे जो एक इफ़ेक्ट होगा, जो एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी आएगा, वो क्या होगा, हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर जो है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बेटर होगा, ठीक है। तो लोगों का हेल्थ बेटर होगा। तो ये इसका क्या होगा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। ओके, सो वी आर ऑल्सो डन विद अल्फ़ाबेट ई, ठीक है। तो ये सैंक्शन है जो ईरान के ऊपर लगा है, ऐसा कुछ इमेज लगाया है मैंने, ठीक है। So we are done with alphabet E also, and we'll continue with alphabet F and so on in the next videos. And if you want more updates like these videos, so please subscribe the channel, like the video, comment your views or suggestion if any, and thank you so much for watching. See you in the next video.